तो देखिए सेट सेट का हम लोग डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है वह जो है आपके फैमिली से रिलेटेड टॉपिक है। सेट थ्योरी आपके फैमिली से रिलेटेड टॉपिक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है जिसको हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है, बिना कोई प्रॉब्लम के। तो ये जो सेट थ्योरी टॉपिक है वह बिल्कुल एक फैमिलियर टॉपिक है, ठीक ना। जो हम लोग आपस में रिलेशन देखते हैं इर्द गिर्द, वैसा ही रिलेशन इसमें भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए सेट क्या होता है। सेट जो है किसी भी वस्तुओं का एक संग्रह होता है। सेट यानी समुच्चय। समुच्चय किसी भी वस्तुओं का क्या होता है, एक संग्रह यानी समूह होता है जो सुपरिभाषित होना चाहिए। यानी किसी भी वस्तुओं के संग्रह को ही, यानी किसी भी वस्तुओं का जो समूह होता है उसी को हम लोग समुच्चय बोलेंगे। लेकिन वो समूह या संग्रह क्या होना चाहिए, सुपरिभाषित होने चाहिए। सुपरिभाषित का मतलब होता है कि उन सभी वस्तुओं के समूह पर या कलेक्शन पर हम लोग निर्णय ले पाते हैं, यानी उसको हम लोग डिसीजन ले पाते हैं कि वो है या नहीं है, ठीक है। तो जिन वस्तुओं के संग्रह पर हम लोग डिसीजन ले पाते हैं या निर्णय ले पाते हैं उन्हीं को हम लोग समुच्चय बोलेंगे। तो याद रखिएगा कि किसी भी वस्तुओं का समूह समुच्चय होगा, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए। ये नहीं कि दुनिया के सारे वस्तुओं को मिला देंगे सबका समूह जो है समुच्चय हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कि किसी भी वस्तुओं का समूह लगा देंगे तो वो समुच्चय नहीं होगा। वो वस्तु कैसा होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए। तो किसी भी वस्तुओं का जो संग्रह होता है वह समुच्चय कहलाएगा, लेकिन वह संग्रह क्या होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए। सुपरिभाषित का मतलब होता है टू टेक ए डिसीजन। टू टेक ए डिसीजन यानी वैसा संग्रह जिस पे हम निर्णय ले पाते हैं, हम निर्णय ले पाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए डिफिनीशन आप लोग भी लिख लेंगे। किसी वस्तुओं या अवयवों के सुपरिभाषित, सुपरिभाषित को अंग्रेजी में बोलते हैं वेल डिफाइंड। सुपरिभाषित को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड। तो किसी वस्तुओं या अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपको बता भी दिए हैं कि सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को यही नहीं पता होता है कि सुपरिभाषित का मतलब क्या है। सुपरिभाषित को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेल डिफाइंड। इसका मतलब जो अच्छे तरह से परिभाषित हो सके, जो अच्छे तरह से डिफाइंड हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सुपरिभाषित। अब वो भी नहीं क्लियर हो रहा है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम देखिए वर्ड यूज कर रहे हैं, क्या, देखिए निर्णय लेना। इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं टू टेक ए डिसीजन। यानी वैसा समूह जिस पे हम निर्णय ले सकते हैं उसको हम समुच्चय बोलेंगे, और जिस पे निर्णय नहीं ले सकते हैं उसको हम समुच्चय नहीं बोलेंगे। बस एक लाइन में याद रखिएगा, ठीक ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या वस्तुओं का समूह, बहुत सारे लोग तो यही बोलते हैं कि वस्तुओं का जो समूह होता है उसको समुच्चय बोलते हैं। ऐसा नहीं है। किसी भी वस्तुओं का समूह ले लेंगे तो वो समुच्चय हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। समुच्चय होने के लिए वस्तुओं का समूह होना चाहिए, बट वो सुपरिभाषित होना चाहिए। मतलब उन वस्तुओं का समूह हम लेंगे जिस पे हम लोग निर्णय ले सकते हैं, उसी को हम लोग समुच्चय बोलेंगे। तो जिन वस्तुओं के समूह या संग्रह पे हम लोग डिसीजन ले पाते हैं, निर्णय ले पाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। अदरवाइज वो समुच्चय नहीं होगा। जैसे हम आपसे कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, ठीक ना। तो देखिए ध्यान समझिए, कुछ एग्जाम्पल्स आपके पास लेंगे और तब जाके आपको समझ में आएगा कि वो कौन सा ऐसा समूह है जिस पे हम डिसीजन ले पा रहे हैं, और वो कौन सा ऐसा समूह है जिस पे हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो जिस पे डिसीजन ले पाएंगे उसको समुच्चय बोलेंगे, और जिस पे डिसीजन नहीं ले पाएंगे वो समुच्चय नहीं होगा, ठीक है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए कि भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे अच्छा प्लेयर कौन है, या भारतीय क्रिकेट टीम में अच्छे प्लेयर का समूह बताइए। तो अगर किसी एक स्टूडेंट से पूछते हैं, यहाँ क्लास में जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं उनमें से अगर हम एक स्टूडेंट को लेकर के पूछते हैं ये क्वेश्चन कि बताओ
कि भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे अच्छा प्लेयर कौन है, तो क्या बताएगा? वो अपने अनुसार बताएगा। मान लीजिए उसका फेवरेट प्लेयर है विराट कोहली, तो क्या आंसर देगा कि वो विराट कोहली है। अब हम किसी दूसरे स्टूडेंट को जो है उसी क्लास में खड़ा कराते हैं और पूछते हैं कि बताओ भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन है, तो हो सकता है उसका MS धोनी हो, तो क्या बताएगा कि MS धोनी। अब हमारा मन करता है कि हम इस क्लास के स्टूडेंट से न पूछें, हम कहीं दूसरे जो है दूसरी जगह जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से डिहरी चले गए और डिहरी जा करके किसी भी एक आदमी से या एक स्टूडेंट से पूछते हैं कि बताओ भाई भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे अच्छा प्लेयर कौन है, तो हो सकता है उसका कोई दूसरा ही हो, तो हार्दिक पांड्या बता दिया, कोई कुणाल पांड्या बता दिया, कोई धोनी बता दिया, कोई युवराज बता दिया, ये ऐसा बता सकता है। अगर थोड़ा सा और हम इसमें रिसर्च करते हैं कि और क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, जैसे देखें ना कि मीडिया वाला क्या करता है कि अलग अलग लोगों से क्वेश्चन करता है और अलग अलग लोगों का रिस्पॉन्स जानता है कि जो भी अभी जो ट्रेंड चल रहा है, जो भी मुद्दा चल रहा है, उस पर लोगों का रिएक्शन क्या है। तो मान लीजिए हम वहाँ तक पहुँच गए, डेहरी तक पहुँच गए। अब मान लीजिए हमारा मन किया कि यहाँ के लोगों से नहीं पूछेंगे, भारत के लोगों से पूछना ठीक नहीं है, हम चले गए कहीं दूसरे जगह, विदेश, मानिए ऑस्ट्रेलिया चले गए और ऑस्ट्रेलिया में किसी एक आदमी से हम पूछते हैं कि बताओ भाई भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे अच्छा प्लेयर कौन है, इंडियन क्रिकेट टीम में बेस्ट प्लेयर कौन है, तो वो क्या बताएगा? वो भी किसी का फ़ैन होगा, वो बता देगा सचिन तेंदुलकर जो रिटायर हो गया है, ठीक ना। तो ऐसा बता सकता है। इसका मतलब कि अगर हम क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि बताओ भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे अच्छा प्लेयर कौन है, तो हर इंसान के अनुसार प्लेयर अलग अलग है, ठीक है। देखिए हम यहाँ थे, एक इंसान से पूछे तो प्लेयर अलग हो गया, डिहरी चले गए वहाँ भी पूछे वो दूसरा हो गया, ऑस्ट्रेलिया चले गए देश भी बदल दिए, देखिए जगह बदल दी है, यहाँ तक कि मार्केट भी का नाम भी बदल गया, ठीक है, सिटी का ही नाम बदल गया, यहाँ तक कि देश भी बदल गया, देश भी बदल गया। और जैसे जैसे बदलते जा रहा है वैसे वैसे लोगों का रिएक्शन अलग अलग आ रहा है। मतलब कि हर लोगों के अनुसार बेस्ट प्लेयर अलग अलग है। बात समझ में आ रही है? हर लोगों के अनुसार बेस्ट प्लेयर क्या है, अलग अलग है। तो क्या हम डिसीजन ले पाएंगे कि कौन सबसे अच्छा प्लेयर है? बताइए, अगर हम आपसे पूछें कि सबसे अच्छा प्लेयर कौन है तो आप बता पाएंगे? क्योंकि हर इंसान के अनुसार अच्छा प्लेयर अलग अलग हो सकता है। तो हम जो है ये निर्णय नहीं ले सकते हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा प्लेयर या भारतीय क्रिकेट टीम का सबसे अच्छा प्लेयर कौन है, निर्णय नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हर इंसान के अनुसार अच्छा प्लेयर अलग अलग हो सकता है। लेकिन हम इसी क्वेश्चन को बदल दें और ऐसे पूछें कि भारतीय क्रिकेट टीम में चयनित, जो भी चयन किया जाता है, भारतीय क्रिकेट टीम में चयनित कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो अगर हम भारतीय क्रिकेट टीम में टोटल नंबर ऑफ प्लेयर की बात करते तो अगर यहाँ के एक लोगों से पूछेंगे तो क्या बताएगा? 11 बताएगा, 11 ही प्लेयर खेलते हैं। अगर मान लिया हम डिहरी चले गए, वहाँ किसी भी आदमी से पूछेंगे तो बताओ क्या बताएगा कि 27 खेलते हैं, ऐसा तो नहीं बताएगा, 11 ही बताएगा, या 15 बता सकता है, 15 का चयन होता है, 11 खेलता है प्लेइंग 11। अब यहाँ से हम ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ, इंग्लैंड चले जाएँ और वहाँ भी किसी से पूछें कि बताओ कि भारतीय क्रिकेट टीम में कितना प्लेयर होता है, तो क्या बताएगा? वो भी 11 ही बताएगा। इसका मतलब देखिए इंसान बदल गया, जगह बदल गया, यहाँ तक कि देश भी हम बदल दिया, ऑस्ट्रेलिया जाके पूछ रहे हैं, लेकिन हमारा आंसर कोई डिफरेंस नहीं आया। इसका मतलब कि यहाँ भी वही बोला कि 11 होते हैं, वहाँ भी 11, और वहाँ भी क्या बोलेगा? 11 ही बोलेगा, क्योंकि 11 ही होता है प्लेयर। तो इसका मतलब कि जगह बदल गया, इंसान बदल गया, देश बदल गया, लेकिन हमारा आंसर नहीं बदलने वाला है। इसका मतलब कि हम इस जो है ये जो हम अभी आपको एग्जाम्पल दिए हैं उस पर हम निर्णय ले पा रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम में 11 ही खिलाड़ी होते हैं। तो बताइए कि इंडियन क्रिकेट टीम में सबसे अच्छे प्लेयर का समुच्चय होगा या नहीं? नहीं होगा, क्योंकि हम वहाँ निर्णय नहीं ले पाते हैं। लेकिन अगर यही कहें कि भारतीय क्रिकेट टीम में कुल कितने प्लेयर होते हैं, यानी कुल खिलाड़ियों का जो संख्या होता है वो कितनी होती है, उसका जो समूह है वो समुच्चय होगा, तो समुच्चय होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारतीय क्रिकेट टीम में चयनित कुल खिलाड़ियों का जो समूह होगा वो समुच्चय में होगा, और इंडियन क्रिकेट टीम में जो बेस्ट प्लेयर होगा उनका समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, याद रहेगा? क्लियर? तो चलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लिखवाएंगे आपको। और कुछ एग्जाम्पल यहाँ समझते हैं, ध्यान समझिएगा।
इसको आप जान लेंगे, याद रखेंगे। सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है? निर्णय लेना। इसको आप लिख लीजिएगा। सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है? निर्णय लेना। एकदम अपने लैंग्वेज में याद रखना है। इसको इंग्लिश में याद रखना होगा तो लिखेंगे टू टेक ए डिसीजन। टू टेक ए डिसीजन। टू टेक ए डिसीजन, ठीक है, निर्णय लेना। तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि वैसे वस्तुओं का समूह जिस पर हम लोग निर्णय ले पाते हैं उनको हम लोग समुच्चय बोलेंगे, और जिस पर निर्णय नहीं ले पाते हैं उसको समुच्चय नहीं बोलेंगे। और भी एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, ध्यान समझिए। देखिए, इसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, जैसे क्लासरूम है, क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं। तो अगर हम क्लासरूम में जाकर के पूछें कि बताओ भाई सबसे तेज विद्यार्थियों का समूह, यानी सबसे इसमें तेज विद्यार्थी कौन है, तो सबसे तेज विद्यार्थी अगर हम पूछेंगे तो क्या कोई सोचेगा? कोई भी ये नहीं सोचता कि हम गधा हैं, ठीक है। सब सोचेगा अरे हम तेज हैं, वो सोचेगा हम भी तेज हैं, वो भी सोचेगा हम भी तेज हैं। तो इसका मतलब कि अगर हम पूछें कि बताओ सबसे जो है तेज स्टूडेंट कौन है, तो सब अपने आप में तेज होगा। तो ये भी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन तेज है। आई बात समझ में? लेकिन अगर हम ये बोलें कि इस क्लासरूम में जो क्लास 11th है उसमें कुल स्टूडेंटों की संख्या या कुल स्टूडेंटों का समूह, तो क्लास 11th के कुल स्टूडेंटों का समूह अगर कहेंगे तो वो समुच्चय में आएगा, क्योंकि जो भी क्लास में स्टूडेंट होंगे वो परिभाषित होते हैं। 10, 20, 50, 60 जो भी होते हैं वो परिभाषित होंगे, ठीक है। उस पर हम डिसीजन ले सकते हैं कि ये क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, है कि नहीं। तो क्लास 11th के जितने भी स्टूडेंट हैं वो समुच्चय में आएंगे। लेकिन यही कह दें कि क्लास 11th के तेज स्टूडेंट का जो है, तेज स्टूडेंट का जो है समूह या तेज स्टूडेंट कौन है, तो वो समुच्चय में नहीं आएगा, क्योंकि तेज स्टूडेंट सब अपने आप में अलग अलग हो सकते हैं ना। कभी ये फर्स्ट है, कभी वो फर्स्ट है, कभी वो फर्स्ट है, ठीक है, ऐसा होता रहता है। अब जैसे मान लीजिए, अब हम आपसे पूछते हैं कि बताओ भाई कि आपका या पूरे देश का, ठीक है, सबसे अच्छी यानी खूबसूरत एक्ट्रेस का समूह क्या समुच्चय होगा? सबसे अच्छी खूबसूरत एक्ट्रेस का समूह, एक्ट्रेस समझते हैं अभिनेत्री, जिसको आप लोग हीरोइन बोलते हैं। तो जितने भी अच्छी अभिनेत्रियां हैं उनका समूह समुच्चय होगा। बोलिए, जितने भी अच्छी अभिनेत्रियां हैं उनका समूह समुच्चय आएगा कि नहीं? नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर इंसान के अनुसार खूबसूरत एक्ट्रेस अलग अलग हो सकती है। किसी को ऐश्वर्या राय, किसी को दीपिका पादुकोण, किसी को अनुष्का शर्मा, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे अलग अलग जो है चॉइसेस होते हैं सबके। तो अगर हम ये बोलें कि भारत में जो बेस्ट एक्ट्रेस है उनका जो कलेक्शन है, उनका जो समूह है वो समुच्चय कहलाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हर इंसान के अनुसार बेस्ट एक्ट्रेस अलग अलग हो सकता है। आई बात समझ में? तो याद रखिएगा, वैसा समूह जिस पे हम लोग निर्णय ले सकते हैं उसको समुच्चय बोलेंगे, और जिस पे निर्णय नहीं ले सकते हैं उसको समुच्चय नहीं बोलेंगे। चलिए एग्जाम्पल्स हम लोग लगाते हैं, ध्यान समझिएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कौन समुच्चय होगा, कौन समुच्चय नहीं होगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, उसके बाद पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे भारतीय क्रिकेट टीम में अच्छे खिलाड़ियों का समूह। बोलिए, समुच्चय होगा कि नहीं? जल्दी से आप टिक कर लेंगे। अगर होगा तो सही का निशान देंगे, नहीं होगा तो गलत का निशान। भारतीय क्रिकेट टीम में अच्छे खिलाड़ियों का समूह समुच्चय होगा या नहीं? नहीं होगा, ठीक है, समुच्चय नहीं है ना। ऐसे लिख सकते हैं, क्रॉस का चिन्ह दे दीजिए। यही होगा कि भारतीय क्रिकेट टीम में कुल खिलाड़ियों का समूह ये समुच्चय होगा, क्योंकि ये निर्णय ले सकते हैं हम लोग कि कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। तीसरा, भारत की
खूबसूरत अभिनेत्रियों का समूह। ये समुच्चय होगा या नहीं? क्योंकि हर इंसान अपने आप को जो खूबसूरत हो सकता है, ठीक है। कोई कहेगा हम खूबसूरत हैं, कोई कहेगा हम खूबसूरत हैं, तो इसको भी आप डिसाइड नहीं कर सकते कौन खूबसूरत है, क्योंकि हर इंसान के अनुसार अलग अलग लोग खूबसूरत होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कुछ एग्जाम्पल, ये तो हम लोग अपने इर्द गिर्द एग्जाम्पल देख लिए, ठीक है। कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखें, ठीक ना। अब हम लोग आते हैं मेन मैथमेटिक्स वाले एग्जाम्पल में। आइए मेन पॉइंट पे आते हैं, जो जिससे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक या प्राकृत संख्याओं का समूह, ये समुच्चय होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। प्राकृतिक संख्या का समूह समुच्चय होगा। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या परिभाषित होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5, ये सब प्राकृतिक संख्या है ना। तो प्राकृतिक संख्या, अगर हम आपसे पूछें कि बताइए प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो 1 से लेकर क्या बोलेंगे? अनंत तक गिनती की संख्या होगी। किसी दूसरे आदमी से भी पूछेंगे तो वही बताएगा, तीसरे से पूछेंगे वही बताएगा। पांचवा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पूर्ण संख्याओं का या पूर्णांक संख्याओं का संग्रह या समूह। तो बोलिए, पूर्णांक संख्याओं का अगर समूह कहेंगे तो ये भी समुच्चय होगा, क्योंकि पूर्णांक संख्या क्या होता है? -∞, डॉट डॉट, यहाँ पे -3 -2 -1 0 1 2, यहाँ पे इन्फिनिटी, ठीक है। इस तरह का होता है। तो -∞ से +∞ तक जो भी काउंटिंग नंबर होता है वही जो है आपको पूर्णांक में आता है, ठीक ना। और पूर्णांक संख्या, अगर हम आपसे पूछें कि पूर्णांक संख्या क्या है, तो यही बताएंगे। किसी दूसरे आदमी से पूछेंगे वही बताएगा, तीसरे से पूछेंगे वही बताएगा। तो इसका मतलब कि ये एक ऐसा समूह है जिस पे हम लोग निर्णय ले पा रहे हैं, ठीक है। और ऊपर के कुछ ऐसे एग्जाम्पल थे जिस पे हम लोग निर्णय नहीं ले पा रहे थे। तो याद रखिएगा, वैसे वस्तुओं का समूह जिस पे हम निर्णय ले पाते हैं उसको समुच्चय बोलेंगे, और जिस पे निर्णय नहीं ले पाते हैं उसको समुच्चय नहीं बोलेंगे। क्लियर? अब तो समुच्चय में किसी को डाउट नहीं है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, किसी को डाउट नहीं यहाँ तक? हो गया? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। अब तो कोई भी अगर डाउट होगा तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, उसको क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक ना। तो समुच्चय आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। समुच्चय का बस एक ही डिफिनीशन है, और उसको आप याद रखिएगा कि समुच्चय किसी वस्तुओं का समूह होता है जिस पर हम लोग निर्णय ले सकते हैं। तो जिस पे निर्णय ले सकते हैं उसको समुच्चय बोलेंगे, जिस पे निर्णय नहीं ले सकते उसको समुच्चय नहीं बोलेंगे, राइट। चलिए, अब हम लोग इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। स्टार देके लिखेंगे। अब देखिए समुच्चय को सूचित कैसे करते हैं, ठीक है। समुच्चय को सूचित कैसे करते हैं, समुच्चय को किस कोष्टक में लिखा जाता है, इसको भी जानना जरूरी है। तो लिखेंगे स्टार दे करके, लिखेंगे समुच्चय को मझले कोष्टक कैसा? इस तरह से मझले कोष्टक में लिखा जाता है। समुच्चय को हमेशा कौन से कोष्टक में लिखेंगे? मझले कोष्टक में। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ऐसे लिख लीजिएगा, A, B, C, डॉट डॉट
से सूचित किया जाता है, से सूचित किया जाता है। ठीक है, इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से सूचित किया जाता है। हो गया। और छोड़ दिए इसके अवयव को, तो हम लोग एलिमेंट को लिख लेंगे ब्रैकेट में, बस यहीं तक आप याद रखिएगा। देखिए ध्यान समझिए, समुच्चय का डिफिनीशन हो गया, समुच्चय क्या होता है ये हम लोग देख लिए, समुच्चय का एग्जाम्पल भी हो गया। अब देखिए समुच्चय को लिखते कैसे हैं। समुच्चय को हमेशा मझले कोष्ठक में लिखा जाता है। कौन से कोष्ठक में? मझला कोष्ठक है, जो मिडिल कोष्ठक इसे होता है ना, छोटका, बड़का और बीच वाला। तो देखिए मझला कोष्ठक ये मिडिल वाले कोष्ठक में लिखते हैं, मिडिल वाले ब्रैकेट में लिखेंगे। तो याद रखिएगा कि समुच्चय को हमेशा किस कोष्ठक में लिखा जाता है? मझले कोष्ठक में। किस कोष्ठक में लिखा जाएगा? मझले कोष्ठक में। समुच्चय को किसे सूचित करते हैं? तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई ले सकते हैं, डॉट डॉट जेड तक ले सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि किसी भी समुच्चय को लिखते हैं कौन से कोष्ठक में? मझला कोष्ठक में। कौन से कोष्ठक में लिखेंगे? मझला कोष्ठक में। ठीक है, उसके बाद समुच्चय को हमेशा किससे सूचित करते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से, यानी ए बी सी से। ठीक है, और इसमें जो भी अवयव आते हैं उसको हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से लिखते हैं। अगर अक्षर रहेगा तो छोटे अक्षर से लिखेंगे, लेकिन अगर कोई संख्या रहेगी तो उस संख्या को लिखेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि समुच्चय को सूचित करते हैं बड़े अक्षर से, और उसके अंदर जो अवयव आते हैं उसको छोटे अक्षर से, और लिखते किस कोष्ठक में है? हमेशा मझले कोष्ठक में। क्लियर? आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाएंगे। उससे पहले समुच्चय के अंदर क्या होते हैं? अवयव। समुच्चय जो है किसका समूह होता है? अवयव का या वस्तुओं का। तो उसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, ध्यान समझिएगा। इतना समझ में आ गया आपको? तो आज हम लोग कहाँ तक देख लिए? समुच्चय का डेफिनेशन हो गया, समुच्चय को लिखने का तरीका, मझले कोष्ठक में लिखते हैं, समुच्चय को सूचित करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से, और उसके अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से लिखेंगे। अगर संख्या रहेगा तो संख्या लिखेंगे, नहीं तो अक्षर रहेगा तो अक्षर लिखेंगे। ठीक है, देखिए इसके बाद अगला टॉपिक आता है अवयव। अवयव को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट, अवयव या सदस्य, अवयव या सदस्य। अब समुच्चय क्या है? समुच्चय जो है अवयवों का समूह होता है। तो अवयव के बारे में भी जान लेते हैं, अवयव या सदस्य। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट, एलिमेंट और मेंबर, एलिमेंट और मेंबर, एलिमेंट और मेंबर। देखिए अब ध्यान समझिए, एलिमेंट या मेंबर क्या होता है, अवयव या सदस्य क्या होता है। तो समुच्चय जो है किसका होता है? वस्तुओं का। ठीक है, तो किसी भी समुच्चय में जिन चीज़ों का संग्रह होता है, सुनिए, किसी भी समुच्चय में जिन चीज़ों का संग्रह किया जाता है उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं। तो जिसका संग्रह होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं। तो संग्रह किसका होता है? वस्तुओं का होता है। ठीक है, तो संग्रह किसका होता है? वस्तुओं का। तो लिखेंगे क्या कि समुच्चय में, या ऐसे लिखिए सीधे सीधे, समुच्चय में उपस्थित वस्तुओं को अवयव कहा जाता है, अवयव कहा जाता है। तो समुच्चय में उपस्थित जितने भी वस्तुएं होंगी, समुच्चय में उपस्थित जितने भी वस्तुएं होंगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अवयव बोलेंगे। ठीक है, तो अवयव किसको बोलते हैं? अवयव या सदस्य एक ही चीज है, एलिमेंट और मेंबर।
तो कोई भी समुच्चय में जो भी वस्तुएं शामिल होती हैं, किसी भी समुच्चय में जो भी वस्तुएं शामिल होती हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, अवयव या तो सदस्य बोलते हैं। आइए एक एग्जाम्पल से दिखाते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास ऐसा एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए ए बराबर, ठीक है। अभी इसको हम लोग पहले लैंग्वेज में लिखते हैं। एग्जाम्पल है अंग्रेजी वर्णमाला, ध्यान समझिएगा, एक ही एग्जाम्पल से आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। देखिए एग्जाम्पल क्या लिए हैं हम कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। तो देखिए यहाँ पे जो समुच्चय बना रहा है वो किसका बना रहा है, स्वर का। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग जान लेंगे। देखिए ये सारा चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक कि आपको क ख ग भी आना चाहिए, स्वर व्यंजन क ख ग ये सारे के सारे ABCD सब कुछ आने चाहिए सेट पढ़ने के लिए। तो सेट पढ़ने के लिए सारे के बेसिक कॉन्सेप्ट जरूरी हैं। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, ये एग्जाम्पल है। तो बताइए अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, स्वर होता है 5, AEIOU। तो बोलिए परिभाषित है कि नहीं। अगर आप बताएंगे कि AEIOU होता है तो दूसरा भी वही बताएगा, तीसरी जगह से पूछेंगे तो वही बताएगा। तो सुपरिभाषित है, इसका मतलब क्या है, ये समुच्चय है, ठीक है। आइए इसको हम लोग लिखते कैसे हैं उसको देखते हैं, ध्यान समझिए। मान लीजिए इसका नाम ए हो गया, तो ए क्या है, एक समुच्चय है। तो सबसे पहले ए लिख लेंगे इसको ऐसे। देखिए इसको कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में। तो ए क्या है, एक समुच्चय है, और आपको बताएं कि समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से लिखते हैं। तो ए हो गया। उसके बाद ए के बाद अब देखेंगे कि अब हम आपको क्या बताएं कि समुच्चय को हमेशा कौन से कोष्ठक में लिखते हैं, मझले कोष्ठक में। तो पहले ए लिख लीजिए, उसके बाद मझला कोष्ठक ऐसे दे दीजिए, हो गया, दे दिए मझला कोष्ठक। मझला कोष्ठक देने के बाद अब हम क्या करते हैं कि ढूंढते हैं कि इसमें अवयव कौन कौन आएंगे। तो बताइए सभी स्वरों का समुच्चय, तो स्वर में कौन कौन आता है, AEIOU यही आता है स्वर में। तो इसका मतलब देखिए इसमें आने वाला जो भी स्वर है उसको यहाँ लिखेंगे। पहले कौन होगा, ए के बाद देते हैं कॉमा। जो भी अवयव लिखते हैं समुच्चय में हर अवयव के बाद कॉमा देते हैं, ए, उसके बाद ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, AEIOU यही आपके पास 5 स्वर होंगे, और इन्हीं स्वरों को मिला के हम एक समुच्चय बनाएंगे। तो आपके लिए देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ देखिए ध्यान समझिए, सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसी एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएंगे। समुच्चय को देखिए, ये जो एक कैपिटल में लिखा है ये क्या चीज़ है, ये है समुच्चय। ध्यान से समझिएगा क्योंकि आपको पीछे पढ़ाए हैं कि समुच्चय को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, समुच्चय को कौन से कोष्ठक में लिखते हैं, मझला कोष्ठक। देखिए मझला कोष्ठक दिए हैं, राइट। और इसके अंदर जो भी वस्तुएं होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अवयव। तो इसके अंदर कौन कौन है, वस्तु रहे चाहे अंक रहे चाहे कोई भी अक्षर रहे, वो कलेक्शन है, ठीक है। तो AEIOU यहाँ से यहाँ तक जो भी AEIOU दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवयव। क्या बोलेंगे इसको, अवयव। इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एलिमेंट, या तो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मेंबर, यानी सदस्य है, ठीक है। तो ये इसका सदस्य कहलाएगा। ये मझला कोष्ठक हो गया और ये समुच्चय हो गया, राइट। ये बिल्कुल आपके परिवार की तरह है। जैसे मान लीजिए ये घर में आपके सबसे जो बड़े हैं वो पिताजी हो गए, ये ए, और इनके जो बेटा बेटी हैं बच्चे हैं वो इधर होंगे, ठीक ना, आई बात समझ में। तो इनके ये पिता हो गए। इसका मतलब जो आपके फैमिली में सबसे मेन आदमी है, सबसे मेन आदमी है वो क्या होगा, समुच्चय। और आप उस जो है परिवार का क्या है, सदस्य हैं। तो इसका मतलब आप क्या हो गए, एलिमेंट। तो जैसे मान लीजिए आपका एक परिवार है, तो जो घर में सबसे बुजुर्ग इंसान होता है वो घर का मुखिया होता है, मालिक होता है। तो उसको आप समुच्चय समझ लेंगे। और उसके बाद जो भी उनके बेटे बेटियां नाती पोते जो भी हैं वो सब क्या कहलाएंगे, सदस्य कहलाएंगे। वो सब परिवार के क्या कहलाते हैं, सदस्य। तो इसका मतलब आपका परिवार भी एक सेट की तरह है, समुच्चय की तरह है। तो आपके जो घर में सबसे मेन मालिक होंगे
वो समुच्चय हो जाएंगे, और आप जो है या आपके जो भाई बहन होंगे वो उस परिवार के क्या कहलाएंगे, मेंबर कहलाएंगे, यानी सदस्य या तो अवयव कहलाएंगे। समझ में आ गई बात। अभी नहीं जाके घर पे कहिएगा कि पापा आप समुच्चय, आपका नाम है समुच्चय, तो 4 डंडा लगेगा, ठीक ना। इसलिए आप ध्यान से, केवल समझने के लिए आपको ये चीज़ें बता देते हैं, किसी तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अवयव को सिलेक्ट करने में, समुच्चय को दिखाने में, या मजला कोष्ठक लिखने में, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें और हैं जो आपको बता देते हैं, ध्यान समझिएगा कि समुच्चय में अवयव को रिपीट नहीं किया जाता है। अगर किसी भी समुच्चय को हम लिख रहे हैं तो उसमें दोबारा अवयव आ जा रहा है तो उसको हम सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि उसके मान में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा मान लीजिए हम यहाँ ए 2 बार लिख देते तो इसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ता, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है, या आपको याद होना चाहिए कि समुच्चय में अवयव को रिपीट करके नहीं लिखते हैं। जो अवयव 2 बार आता है उसको सिर्फ एक ही बार लिखिए। आगे चल के और एग्जाम्पल आपको बताएंगे, ठीक ना। जैसे में देख लीजिए, यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। जैसे ए हमारे पास कोई समुच्चय जिसका अवयव 1 2 3 4 है, ऐसा ले लिए। दूसरा एक बी समुच्चय लेते हैं जिसका अवयव 1 2 3 4 1 ले लिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बोलिए ए में कितने सदस्य हैं, तो अब क्या बोलिएगा, 4 सदस्य हैं, ठीक है। ए में कितने सदस्य हैं, 4। अब आपसे पूछते हैं बी में कितने सदस्य हैं, तो अब क्या बोलेंगे, 4 ही सदस्य हैं। अरे 1 2 3 4, भले ही 1 2 बार है, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, 4 ही सदस्य न है। एक इंसान 2 बार खा लेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 ही इंसान गिने कि 4 इंसान खाए। तो देखिए 1 2 3 4, फिर एक आ गया, रिपीट कर गया। तो इसको और इसको देखा जाए तो दोनों सेम ही है। तो एलिमेंट लिख, अगर दोबारा तिबारा या 4 बार भी लिखा गया, रिपीट कर गया, तो उसके वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होता। इसीलिए हम क्यों 2 बार लिखने जाएंगे, एक ही बार से काम चला लेते हैं। तो याद रखिएगा कि किसी भी समुच्चय का अवयव लिखने के दौरान कोई अवयव दोबारा आ गया तो उसको सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, उसका मान वही देगा, ठीक ना। समझ में आ गया यहाँ तक। तो देखिए आज के क्लास में बस इतना ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि समुच्चय को लिखते कैसे हैं, समुच्चय को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, उसके रूप क्या होते हैं, उसके फॉर्म क्या होते हैं, वो सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो आज जितनी भी चीज़ें हम लोग पढ़े उसको थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देते हैं, ध्यान समझिएगा। एक एक लाइन में समरी बता देते हैं, याद हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए समुच्चय से, नोटेशन वगैरह आप देख लेंगे। समुच्चय क्या होता है, किसी भी वस्तुओं का ऐसा संग्रह या ऐसा समूह होता है जिस पे हम निर्णय ले सकते हैं। तो जिन वस्तुओं के समूह पे हम निर्णय ले सकते हैं उसको समुच्चय बोलेंगे, जिस पे निर्णय नहीं ले सकते उसको समुच्चय नहीं बोलेंगे, राइट। उसके बाद आपको बताया कि समुच्चय को हमेशा कौन से कोष्ठक में लिखते हैं, मझले कोष्ठक में, ठीक है। समुच्चय को किसे सूचित करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से, ठीक है। उसके बाद ये भी आपको बताया कि ये आपका समुच्चय होगा, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है वो अवयव होता है, और ये आपका मझला कोष्ठक होता है, क्लियर। उसके बाद ये भी चीज़ बताया कि अगर कोई समुच्चय में अवयव दोबारा आ जा रहा है तो उसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, राइट। तो इतना चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फॉर्म ऑफ सेट पढ़ेंगे, यानी सेट को हम लोग कितने रूप से जान सकते हैं, कितने रूप से लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग क्लास के लिए फिर आप लोग रेडी होकर के नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन कीजिए। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। और हम लोग पर डे क्लास करेंगे, पर डे आपको एक लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, और यहाँ से हम लोग पर डे जो है एक लेक्चर के द्वारा जो है अपने टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे, ठीक ना। चलिए, थैंक यू।